Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is January 21, so let's get started. First news is with respect to this rape case from Bengal, RG कर केस यहाँ पर जो कन्विक्ट थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है. सो दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर एटलीस्ट द विक्टिम्स फादर्स. सो लेट इट बी. नेक्स्ट इज स्टैलिन और सीएम टू अपोज द ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन. नाउ ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन पे आज 3 आर्टिकल्स हैं इस न्यूज़पेपर में, बट हमें जो जानना है सिर्फ कि रेगुलेशन में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं. और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ आपके इंटरव्यू में. ओके, सो यू शुड बी अवेयर कि क्या रेगुलेशन में चेंजेस किए जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों ये कह रही हैं कि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है. राइट. नो, इसमें अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी डिसअपॉइंटेड है तो वो है सिलेक्शन कम सर्च कमेटी. क्योंकि यहाँ पर इसका एक कॉम्पोजिशन हुआ करता था जिसमें स्टेट का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके भी नॉमिनी हुआ करते थे, और एक यूजीसी के खुद के चेयरमैन होते हैं, दूसरे गवर्नर वगैरह के नॉमिनीज होते हैं. बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके डिपार्टमेंट से कोई नॉमिनी नहीं आएगा इस कमेटी में. ओके, और ये जो कमेटी है ये सिलेक्ट करती है वाइस चांसलर को. चांसलर तो खुद ही गवर्नर हो गए, राइट. वाइस चांसलर के सिलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था वाया दिस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को हटाने की बात कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट कंसर्न. सेकेंड कंसर्न है कि यहाँ पे आपने जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी नॉर्म्स चेंज किए हैं. आपने कहा है कि नॉन एकेडमिक्स के लोग भी वाइस चांसलर बन सकते हैं. दैट मीन्स आप टीचर नहीं हैं, आप फैकल्टी नहीं हैं, आप एकेडमिक्स में नहीं रहे हो, आप सपोज़ कीजिए इंडस्ट्री में कहीं प्राइवेट कंपनी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, अगर आपको वहाँ पे 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप वाइस चांसलर के नॉमिनी बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे. तो ये इनको लगता है कि बीजेपी फिर अपनी ही आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को वाइस चांसलर बना के बिठाएगी, क्योंकि चांसलर तो ऑलरेडी गवर्नर है, वाइस चांसलर भी अगर उन्हीं के आइडियोलॉजी से मिला हुआ इंसान मिल जाता है तो कभी भी ये जो लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटीज़ में, उनको डिसिप्लिन के नाम पे सब्जुगेट किया जा सकता है, राइट. तीसरा एक और इशू है, वो है टीचर्स एलिजिबिलिटी पर, जहाँ पे ये कहा गया है कि क्रॉस डिसिप्लिन से आए हुए लोग भी टीचिंग कर सकते हैं. लाइक आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ओके, बट मुझे आगे चल के टीचिंग में जाना है और मुझे टीचिंग में पढ़ानी है सपोज इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. ओके, तो ये एक तीसरा कंसर्न है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है. Okay, the appointment of non-academicians as a vice chancellor, exclusion of state government from the vice chancellor search selection committee एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी टीचर्स, ये 3 मेजर कंसर्न है. बाकी ये टॉपिक मैं आपके साथ पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा और ये पूरा क्रक्स होगा आज के आए हुए तीनों आर्टिकल्स का. ओके, सो हम वन बाय वन इनको समझते हैं. फर्स्ट, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंसर्न. इट स्पेसिफाइज दैट द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कॉम्पोजिशन, क्लियरली बताया गया है कि इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे. तो पहला, नॉमिनी ऑफ चांसलर या विजिटर यानी कि गवर्नर हिमसेल्फ. ठीक है, विजिटर वर्ड यूज़ किया जाता है कि अगर ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ पर गवर्नर हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन आईआईएम का जो अमेंडमेंट बिल आया था उसने विजिटर किसको डिक्लेयर किया है, प्रेसिडेंट को, राइट. वहाँ पर विजिटर प्रेसिडेंट होंगे, जबकि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो विजिटर होंगे या चांसलर होंगे वो खुद गवर्नर होते हैं. ठीक है, तो एक तो इनका नॉमिनी हो गया. दूसरा, यूजीसी चेयरमैन, एंड थर्ड होंगे यूनिवर्सिटीज़ अपेक्स बॉडी एक्स सेनेट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी हुआ करते थे उनको बिल्कुल से हटा दिया गया है. तो दैट इज़ फर्स्ट कंसर्न. इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस चांसलर बाय एडिंग द थर्ड कैटेगरी. अब इन्होंने जो थर्ड कैटेगरी ऐड की है वो कहती है कि प्रोफेशनल विद 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद प्रूवन एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट. तो ये जो थर्ड कैटेगरी की है जहाँ पर आप नॉन एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोगों को ला रहे हो, ये भी एक कंसर्न है. ठीक है, तो दीज 2 आर दी मेजर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट. एक और कंसर्न है यहाँ पर टीचर के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अभी तक जब आप टीचिंग के लिए जाते हो तो आपसे क्वांटिटेटिव वे में मेजर की जाती है आपकी सक्सेस. लाइक आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, क्या पेटेंट्स वगैरह आपने आज तक अपने नाम पर हासिल किए हैं. लेकिन जो न्यू गाइडलाइंस हैं वो कह रही हैं क्वांटिटेटिव के साथ साथ हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे. ओके, ताकि एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो कि आपकी टीचिंग इनोवेटिव है या नहीं, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं आपकी टीचिंग्स के, या आपने जो भी आज तक काम किए हैं. प्रमोटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइक वेद
वैदिक नॉलेज, पुराण्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज़। तो ये जो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट निकल के आया है, इससे एक इशू बना है कि आप किस बेसिस पर जज करोगे। बिकॉज क्वांटिटेटिव वाइज आप कर सकते हो कि आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, कितने पेटेंट आपने हासिल किए हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज जज करना मतलब वो एक इनकन्सिस्टेंसी लेकर आएगा। जैसे कि आज इंटरव्यू में होता है, ठीक है, इंटरव्यू में मेंस में आप कई बार देखोगे कि मेंस में किसने टॉप स्कोर किया है बट इंटरव्यू में उसको बहुत कम मिले हैं, किसी ने मेंस में पुअर स्कोर किया है बट इंटरव्यू में बहुत अच्छे मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो क्वालिटी देखने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी तो उन्होंने देख ली आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की मेंस में। तो ये चीज़ यहाँ पर एक इनकन्सिस्टेंसी लेकर आएगी कि किसको सिलेक्ट किया जा रहा है और किसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजीसी एनईटी। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है टू क्वालिफाई इन ए सब्जेक्ट ऑफ चॉइस रिगार्डलेस ऑफ डिग्री डिसिप्लिन। मैं इंजीनियरिंग से आता हूँ लेकिन मैं एनईटी क्वालिफाई कर रहा हूँ ऐसे सब्जेक्ट से जो मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा है वो कि मुझे इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो ये एनकरेज तो करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज, लाइक आई एम हैविंग द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज आई एम हैविंग द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बट ये एटलीस्ट उतना ज़्यादा सही नहीं जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। देन रिमूवल ऑफ कैप ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फैकल्टी। अब यहाँ पे कई फैकल्टीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कई बार तो लोग 10-10 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही काम करते रह जाते हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर एक कैप थी कि आप 10% से ज़्यादा, जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूट में 100 फैकल्टीज हैं यूनिवर्सिटी में, तो सिर्फ 10 टीचर्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाए जा सकते हैं, 90 तो आपको परमानेंटली ही रिक्रूट करने होंगे, राइट। अदरवाइज तो फिर यूनिवर्सिटीज़ यही करेंगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते रहो, जब हमारा मन करेगा निकाल देंगे। तो इन्होंने जो कैप थी 10% की वो हटा रहे हैं। रिमूवल ऑफ कैप ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फैकल्टी, इट रिमूव्स द 10% कैप ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट बट मैंडेट रिगरस सिलेक्शन एंड पीरियोडिक रिव्यूज टू एंश्योर द क्वालिटी। अब ये सब तो फालतू की बातें, रिगरस सिलेक्शन, पीरियोडिक रिव्यूज़, क्योंकि हमने सब देखा है कि अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर अच्छी अच्छी पीएससी में हमने देखा है कि टॉप कोई कर रहा है मेंस में, इंटरव्यू में कोई और ही टॉप कर रहा है, ठीक है, और वो इतना इस लेवल पे कर रहा है कि 100 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। और ये अभी मध्य प्रदेश पीएससी में भी हुआ। कुछ लड़के हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए मेंस में, उनको इंटरव्यू में दे दिए गए 63, 50 मार्क्स एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरे लोग हैं जिनके मेंस में 100 से भी ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनको मार्क्स दे दिए गए 150, 155, राइट। क्यों? क्योंकि जो टॉप की जो 7-8 पोस्ट आती हैं डेप्यूटी कलेक्टर की, वो देनी थी अपने वालों को। तो ये सब हो रहा है अब, ठीक है, लोगों को बीजेपी की भक्ति चढ़ी है तो लेट पीपल ऑफ मध्य प्रदेश एंजॉय दिस। एनीवे, तो ये आपको दो कंसर्न समझ में आ गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू वाइस चांसलर एंड विद रिस्पेक्ट टू टीचर्स। ओके, सो व्हाट आर द एग्जैक्ट कंसर्न स्टेट्स के? फर्स्ट इज, यहाँ पर आप स्टेट की ऑटोनॉमी को इरोड कर रहे हो, सेंटर का डोमिनेंस बढ़ रहा है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं असॉल्ट है फेडरलिज्म में। तो फिर स्टेट का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट किस काम कराया गया? नथिंग। सब्जेक्टिविटी कंसर्न, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है इट मे लीड टू इनकन्सिस्टेंसी विदाउट क्लियर रूब्रिक्स। पॉलिटिसाइजेशन कंसर्न, नाउ इंक्रीज रोल ऑफ गवर्नर इन वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट, दिस रेजेस कंसर्न अबाउट द पॉलिटिसाइजेशन ऑटोनॉमी। वैसे ही गवर्नर्स को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं। ममता बनर्जी ने तो कहा भी था कि इनको चांसलर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट ममता बनर्जी ने नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो वेंकट चलैया कमीशन बैठी थी 2000 में टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने भी कहा था कि गवर्नर को एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके, देन ओवर रिलायंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी। अब आप क्या करेंगे? हमें परमानेंट जॉब नहीं देनी है आपको, कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आइए, तो आपने उसके लिए कैप हटा दिए, तो ये जॉब सिक्योरिटी को हार्म करेगा, एकेडमिक इंटीग्रिटी को हार्म करेगा। अगर मुझे ये पता है कि कई बार जो उधर फेवरेट होगा वो कम मेहनत करके भी परमानेंट हो जाएगा, बट मुझे 3 साल 5 साल बाद कभी भी ये लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट सपोर्ट देयर आइडियोलॉजी, आई डोंट सपोर्ट देयर पार्टी। ओके, पॉलिटिसाइजेशन आप कर ही रहे हो, उसके बाद आप कहोगे फॉल इन लाइन, अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे, आपको परमानेंट नहीं करेंगे। इस टाइप के कंसर्न्स जेन्युइन है। रिसोर्स डिस्पैरिटीज, देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक अनइवन फंडिंग। अब जो भी इसमें जो भी गाइडलाइंस दी है यूजीसी ने, अगर ये नहीं मानी जाती हैं तो फंडिंग आपकी रोक दी जाएगी ऊपर से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन अनएड्रेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मेन कंसर्न था उसको लेकर कोई बात नहीं हुई। और यूजीसी पता है इस लेवल तक सरकार के कब्जे में कि कुछ लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे पीएम मोदी के, ठीक है, 2D 3D टाइप के, और बच्चे इसके साथ सेल्फी लेंगे, ठीक है। और इस पर अच्छा खासा लाखों रुपया खर्च कर रहे थे ये, 4 लाख रुपए इधर, 7-7.5 लाख रुपए इधर, एक
सेल्फी पॉइंट पे। ओके, और इसी तरह के सेल्फी पॉइंट रेलवे मिनिस्ट्री ने भी कह दिया था कि हम रेलवे स्टेशन पे ही बनाएंगे। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी वाले ये चीज़ें नहीं मानेंगे यूजीसी की, तो क्या करेंगे, हम आपकी फंडिंग रोक देंगे। ओके, पता है इस लेवल की चीज़ें हो रही हैं एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट लोगों को नहीं रियलाइज़ हो रहा है। और जब तक रियलाइज़ होगा, जब तक बहुत देर हो जाएगी कि आपने क्या हाल किया है देश का। एंड कैजुअलाइजेशन ऑफ फैकल्टी, द रिमूवल ऑफ ए कैप ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट एंड प्रोविजंस फॉर हायरिंग नॉन एकेडमिक प्रोफेशनल्स are seen as threat to permanent faculty position, service condition and academic integrity. Okay, these are the concerns. Then further step में आप क्या ले सकते हो, तो यहाँ पे एक कीवर्ड कॉइन किया है हमने, दैट इज होल्डर अप्रोच। ठीक है, होलिस्टिक असेसमेंट, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप एंड गवर्नेंस, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, रिसोर्स एलोकेशन, सस्टेनेबिलिटी। तो ये पॉइंट्स आप खुद से रीड कर सकते हैं कि फर्दर स्टेप्स में हम लोग क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ जेन्युइन है कि ये जो कंसर्न्स हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं, और अगर ये पास ऑन होते हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ और नहीं बल्कि बस बीजेपी, आरएसएस या जो भी पार्टी कल को पावर में आएगी उसी की आइडियोलॉजी का एक एक्सटेंशन बन के रह जाएगा। यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं यूथ पॉलिटिक्स, जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए जानी जाती थी, वो वैसा कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे सरकार ने लिफ्ट बैन हटा लिया है शुगर के एक्सपोर्ट पर, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। पहले शुगर की शॉर्टेज हमारे यहाँ हो रही थी, इसलिए सरकार ने बैन लगा दिया था ताकि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ना बढ़ जाए। उस टाइम इलेक्शन भी थे, और अब सरकार ने इस पर बैन हटा लिया है, तो एटलीस्ट फार्मर को भी उनके सही प्राइस मिल सकते हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरा कि जो हमारे यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ कहती थी कि इंडिया की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, हम आज आप पे रिलाय करने लगे हैं और कल को आप बैन कर दो, फिर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे। ओके, तो ये इंडिया से हमेशा कहा गया है कि आपकी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कभी आप राइस का एक्सपोर्ट बैन कर देते हो, कभी शुगर का एक्सपोर्ट बैन कर देते हो, और ये क्यों कर रहे हो कि आप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यार प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फार्मर को उसका फ़ायदा मिलने दो ना। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड बनाता है और अगर उसकी कीमत अच्छी मिल रही है फॉरेन में तो उसको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जब भी फार्मर्स पे इस तरह के फ़ायदे की बात आती है तो सरकार उस पर बैन लगा देती है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, उसका उस पर आप टैक्स कम कीजिए, लेकिन फार्मर को ये मत कहिए कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अब हम बैन कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट बैन हुआ तो क्या होगा कि शुगर का सप्लाई बढ़ जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में, और जब डोमेस्टिक मार्केट में इसका सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस अपने आप गिर जाएंगे। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि प्राइस गिर जाएंगे, बट फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है। उसी तरीके से जब हम लोग ओनियन के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं कि इंडियन मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, बट जो ओनियन ग्रोअर हैं उनका क्या। ओके, नाउ यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स बार बार आते रहते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको मेंस 450 प्लस और 20 मिनट डिस्कशन में समझा चुका हूँ। हम यूजीसी पूरा तैयार कर चुके हैं, सॉरी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वक्फ एक्ट मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया था, और सरकार जो प्रपोजल लेकर आई थी कि वक्फ एक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, कस्टोडियल डेथ, इस पर हमने पूरा का पूरा एक मेंस का सेशन किया हुआ है। सो ये तीनों टॉपिक हमने अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए हैं, अगर इन पे कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ओके, इसलिए मैं ये चीज़ें डेली न्यूज़पेपर में नहीं समझाता हूँ, मैं एक ही बार में इस टॉपिक को आपसे कवर कर देता हूँ पूरा, ताकि ये दोबारा न्यूज़ में आएगा तो आपका काम अब बस इतना रह जाता है कि गो बैक, ओपन योर नोट्स एंड रिवाइज दैट। ओके, जब जब कोई टॉपिक रिपीट होता है तो प्लीज़ अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो फिर ना तो वो 20 मिनट डिस्कशन, ना मेंस 450 प्लस, वो लेक्चर कुछ नहीं करेंगे अगर आपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और आप बार बार उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो जब जब वो न्यूज़पेपर में आ रहा है। ओके, रिवीजन इज़ दी की टू सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। ओके, रिवीजन ओनली। आप ये मत सोचिए कि नोट्स रखे रहेंगे या कंटेंट मिलता रहेगा मुझे तो मैं कर लूँगा। किसी ने आज तक किसी कोचिंग के कंटेंट की दम पे कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला है जब तक कि आप उस कंटेंट से अपने खुद के शॉर्ट नोट्स ना बनाओ हैंड रिटन। ओके, सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई है फॉर क्रिएशन ऑफ ए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर सीनियर सिटीजन, क्योंकि ये भी अब एक वल्नरेबल क्लास है। देखिए हमारे यहाँ पर आज ऑलमोस्ट 10% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 60 प्लस है ओल्ड, और 2050 तक हम लोग ये मानते हैं कि ये बढ़ के ऑलमोस्ट 20% हो जाएगी। तो ये एक अच्छा खासा वल्नरेबल ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनानी चाहिए क्या, जैसे वेमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, बनाई जा सकती है, ठीक है, बट सेपरेट मिनिस्ट्री बनाना उतना पॉसिबल ना भी हो, एटलीस्ट तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ज़रूर बनाना चाहिए यहाँ पर। एक तो ओल्ड एज के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं,
हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, लोनलीनेस आती है, वो तो अपनी जगह है। बट उसके अलावा भी आजकल जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है, केयर टेकर पहले फैमिली ही होती थी, आज वो कल्चर नहीं रह गया। इसलिए मैंने आपके साथ एक और सेशन किया था 20 मिनट डिस्कशन में, केयर इकॉनमी, कि कैसे अब हमें ज़रूरत है हम अपनी इस केयर इकॉनमी को फॉर्मलाइज़ करें। क्योंकि अब वो टाइम तो नहीं रहा कि एक जॉइंट फैमिली है तो लोग अपने पेरेंट्स की केयर कर लेंगे। वर्क की वजह से, कई बार बिजनेस जॉब्स की वजह से लोगों को इधर उधर माइग्रेट करना पड़ रहा है, वो चाहकर भी साथ नहीं रह पा रहे हैं, और जो साथ भी रह रहे हैं वो भी आप जानते ही हैं हाल क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक प्ली फाइल की गई, सीकिंग द क्रिएशन of a dedicated ministry for senior citizen. India may have one of the largest aging population in the world, एंड एटलीस्ट मिनिस्ट्री नहीं तो हम डिपार्टमेंट तो ज़रूर बना सकते हैं, विद इन किस एक मिनिस्ट्री के अंदर ही कोई डिपार्टमेंट बना सकते हैं, टू कैटर टू द पॉलिसीज, स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स, पेंशन एट्सेट्रा, जो उनकी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा। ऑलराइट, अभी हमारे यहाँ करीब 15 करोड़ लोग हैं जो 60 ईयर से अबव हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं 10.5% ऑफ अ पॉपुलेशन, and by 2050 the share of older person will increase to 20.8% with absolute number of 34 करोड़। लेकिन अगर हम इसी तरह से बीजेपी का राज देखते रहे तो ये ओल्ड एज भी लोगों की बड़ी ख़राब निकलनी है। एनीवे, यहाँ पे एक स्टडी की गई थी जिसने कैटेगराइज किया 268 ट्राइब्स, इट मोड्स इंक्लूजन ऑफ 179 कम्युनिटीज़ ऑन SC ST OBC लिस्ट। ठीक है, ये एक सर्वे टाइप हुआ था, उनका कहना था कि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इस लिस्ट से अभी भी बाहर है। और ये सर्वे किया किसने था? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इट हैज़ कॉम्प्रिहेंसिवली कैटेगराइज 268 डी नोटिफाइड, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स दैट प्रीवियस कमीशंस बिलीव्ड हैड नेवर बीन क्लासिफाइड। ओके, यहाँ पर जो नीति आयोग का पैनल है उसने भी रेकमेंड किया द इंक्लूजन ऑफ 179 ऑफ दीज कम्युनिटीज़ ऑन SC ST OBC एंड एटलीस्ट 85 ऑफ दैम विल बी फ्रेश एडिशन, यानी कि फर्स्ट टाइम इनको इसमें कैटेगराइज किया जाएगा। बट ना तो वो याद रह सकता है आपको, ना याद रखने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब सरकार ने अभी क्या किया कि अब से हम लोग नीट क्या कराएंगे, पेपर मोड में। ठीक है, कुछ साल पहले हम ऑनलाइन कराएंगे। तो सरकार ये जो नी जर्क रिएक्शन देती है ना, बिना वजह बिना प्लानिंग के, उसी की वजह से होता है, कई बार इसको बैक ट्रैक करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये नई चीज़ लेकर आए हैं, दे विल अलाउ नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू टीच मेडिकल स्टूडेंट्स। नो, दिस इज़ अगेन ड्रॉइंग सम क्रिटिसिज्म। आई मीन, बिना सिर पैर के, बिना प्लानिंग के, बिना किसी उसके कॉन्सिक्वेंस को समझे आप कोई भी रेगुलेशन ले आते हो। नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे। NMC, ये NMC भी है, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल था इस चीज़ में कि हम मोदी जी के वो लगाएंगे अपने यहाँ पर सेल्फी पॉइंट। NMC in its recent draft teachers eligibility qualification has retained a 2-year-old provision allowing non-medical graduates with MSc or PhD degrees to teach medical students anatomy, biochemistry and physiology during a transitional period. Okay, but ठीक है, सरकार है, जो चाहे कर सकती है। वाइल्ड फायर की बात हमने करें तो उसमें सैटेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करेगा। द टेक फोकस ग्रुप्स आर लॉन्चिंग न्यू ऑर्बिटर्स एज स्पेस लॉन्चर्स गेट चीपर, while machine learning technique will shift the torrent of information fitting into a wider picture of fire risk and changing environment। ठीक है, बट ओवरऑल आपको बस इतना ही रखना है कि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, दे कैन डिटेक्ट फ्रॉम द स्पेस एरियाज दैट आर ड्राई एंड प्रोन टू वाइल्ड फायर आउटब्रेक। सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट अपने दिमाग में रखिए कि ये सैटेलाइट्स जो होती हैं, ये ड्राइनेस और वहाँ की एयर उस वक्त कितनी ड्राई है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, क्योंकि एयर ड्राई होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पत्ते ज़्यादा सूखेंगे और आग लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सैटेलाइट ऑब्जर्व कर सकती हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू वो इस डेटा को स्टडी कर सकता है और अथॉरिटीज़ को अवेयर कर सकता है कि यहाँ पर फायर लगने के चांसेस हैं, यू शुड टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। UGC में जो भी इशू है हमने समझ लिए हैं, बाकी इस पे लोग कितने भी बोल बच्चन लिखते रहें, डोंट रीड लाइन बाय लाइन। आपको इशू समझ में आ गए, स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न क्या हैं, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग दी IMEC इज़ अमेरिकाज बेस्ट इंटरेस्ट। अब मिस्टर ट्रंप आ तो गए, अब देखते हैं कि वो IMEC को फिर से रिवाइव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सीज़ फायर भी हो ही चुका है हमास और इसराइल के बीच, हालांकि अभी भी वो फ्रेजाइल है काफ़ी। तो हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, बाकी इस पर हम IMEC पे ऑलरेडी पूरा का पूरा एक मेंस 450+ कर चुके हैं, यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है। ओके, रेलेवेंस टू UPSC प्रिपरेशन, ये आप खुद से देखेंगे।
आईएमईसी अनाउंस किया गया था 2023 में एज मल्टीलेटरल इनिशिएटिव, काउंटर करना था हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ठीक है, इट एम्स टू कनेक्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप थ्रू एडवांस फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल मतलब रेलवे, शिपिंग, मैरीटाइम कनेक्शन करेंगे, और डिजिटल मतलब क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाएंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइन बनाएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन केबल्स बिछाई जाएंगी। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट थे इसके। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने जो भी डेवलपमेंट देखा थोड़ा बहुत, वो बस यूएई और इंडिया के बीच का जो नोड है, ईस्टर्न नोड, उसी पे देखा। फिर यूएई से फर्दर जब हम इसराइल तक जाते हैं तो यहाँ के नोड पे कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है बिकॉज ऑफ दैट गाजा वॉर। इंडिया यूएई के बीच में भी हमने जो डेवलपमेंट देखा वो बस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ही देखा। कोई इंटरनेट केबल लाइन के बीच में हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं है अभी। हाइड्रोजन पाइपलाइंस नो इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स नो इंप्रूवमेंट। ओके, सिर्फ फिजिकल साइड पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमें ईस्टर्न नोड पे बिटवीन इंडिया एंड यूएई। बनाया गया था टू काउंटर द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाय ऑफरिंग एन ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक एज वेल एज ट्रेड रूट अलाइंड विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मार्केट प्रिंसिपल। तो मार्केट प्रिंसिपल तो ठीक है, बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहाँ? यूएई में कौन सी डेमोक्रेसी है, सऊदी अरेबिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? बट एनीवे, वो तो चाइना का जो मॉडल है उसको काउंटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह के वर्ड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मार्केट प्रिंसिपल। टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग पार्टिसिपेटिंग नेशन, और नेशन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इस एरिया से अरब से सिर्फ यूएई एंड सऊदी अरेबिया है। ओके, इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस एंड यूएस एंड यूरोपियन कमीशन द मेजर पावर, इटली है, और उसके अलावा इंडिया है। ठीक है, इंडियाज़ रोल एंड बेनिफिट, इट स्ट्रेंथन इंडियाज़ डिप्लोमेटिक टाइज विद वेस्ट एशिया एंड यूरोप। क्योंकि देखिए, किसी भी कंट्री से अगर कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने ना तो उसका बेस्ट तरीका है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। यूरोप हज़ारों साल तक लड़ता रहा एक दूसरे से, बट आज ये सब एक यूनियन बन गए। क्यों? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है उनकी एक दूसरे पर। ओके, सो इकॉनमी ही है जो कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकती है। तो ये अच्छी बात है कि हम वेस्ट एशिया के साथ, उनकी इकॉनमी के साथ और ज़्यादा लिंक हों, हम यूरोप की इकॉनमी के साथ और ज़्यादा लिंक होंगे। इट पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट, स्पेशली हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाइड्रोजन पे मैंने आपके साथ डिटेल में बात की है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी हमने बात की है। ठीक है, ये सब मेंस में कवर किया हुआ है मैंने, देख लेना। आई डोंट रिमेंबर यूट्यूब पे है या ऐप पे पड़ा हुआ है। इट एनहांसेस इंडियाज़ कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये तीन मेजर बेनिफिट होंगे इंडिया को। जियो पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन देखें तो इट विल बूस्ट द रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन चाइना लेड इनिशिएटिव। It support the decarbonization effort by promoting clean energy like hydrogen and reducing the fossil fuel usage. यूएस के इंटरेस्ट की बात करें हम तो इट स्ट्रेंथन इंडिया यूएस रिलेशन विच आर बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इट री इन्फोर्सेज द अब्राहिम अकॉर्ड। अब्राहिम अकॉर्ड क्या आप जानते हो? एंड यूएस अलायंसेज विद द वेस्ट एशिया। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो ट्रेडिशनली यूएसए का अलाई हुआ करता था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइना की तरफ टिल्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस चाइना के मीडिएशन से ही तो सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से स्टैब्लिश कर लिए, जबकि ईरान को तो यूएसए बिल्कुल चबा जाना चाहता है। Challenges to IMEC: high cost, complex investment requirement, political and economic tensions among the participating nations, and private sector involvement is critical for project success. Okay, नेक्स्ट इज वी नीड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। नो यू नो कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट के टाइम पर एक और प्रोविजन आता है कि आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है। राइट, यू रिमेंबर दैट। लेकिन हमारे यहाँ आज तक कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट अपॉइंट किया ही नहीं गया है, यानी कि आज तक हमारे देश से किसी भी राष्ट्रपति को नहीं लगा कि इस आदमी में कोई काबिलियत है जज बनने की। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि जूरिस्ट और जज में फ़र्क क्या होता है। जज तो चलो जो अपॉइंट हो गया वो जज है, लेकिन जूरिस्ट वो होता है जिसके पास नॉलेज है लॉ का। ठीक है, यानी कि आई एम नॉट अ जज। ओके, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है, बट मेरे पास लॉ का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आई कैन बी कंसिडर एज अ ज्यूरिस्ट बट नॉट अ जज। तो ऐसे किसी भी डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट को जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जज। इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे यहाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक अपॉइंट नहीं किया। ये रेलेवेंस आप खुद रीड कर लेंगे। जुडिशियल वैकेंसीज एंड बैकलॉग्स: 371 आउट ऑफ 1122 पोस्ट सैंक्शन इन हाई कोर्ट रिमेन वैकेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑपरेट्स ओनली एट 50% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ। अब ये दिखाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 50% वैकेंसीज हैं, तो फिर पेंडेंसी कैसे नहीं बढ़ेगी केसेस की? ऑब्वियसली बढ़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो ये मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ रिवीजन सीरीज में भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी एंड आर्टिकल 217 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी।
ये प्रोवाइड करता है फॉर अपॉइंटिंग डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसके ओपिनियन में होना चाहिए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट? प्रेसिडेंट के, राइट। उसी तरीके से 217 आर्टिकल प्रोवाइड करता था फॉर अपॉइंटिंग जूरिस्ट एज अ जज इन हाई कोर्ट, लेकिन इस प्रोविजन को रिपील कर दिया गया फिर, राइट। तो ये दो आर्टिकल याद रखिए और यहीं से आपका एक वे फॉरवर्ड बन के निकलता है कि हमें इस प्रोविजन को जो रिपील कर दिया गया है इसको री इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, राइट। बोथ प्रोविजन रिमेन अंडर यूटिलाइज एंड नॉन फंक्शनल, क्योंकि आज तक हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट नहीं किया किसी को। और इसका रीज़न क्या है? कोलिजियम सिस्टम। द इनएफिशिएंसी इन फिलिंग judicial vacancies within reasonable timeline, and this add strain to the judiciary due to increasing retirements and rising case load। 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। द नीड फॉर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, फर्स्ट इज अगर हम लोग किसी लीगल एकेडमिक्स को, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा लॉ का नॉलेज रखता है, अगर हम ऐसे किसी लीगल एकेडमिक्स को जूरिस्ट को लेकर आते हैं एज अ जज, तो इट विल एनहांस द जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, right? That is first benefit. Second is distinguished jurists bring specialized knowledge and critical thinking as well. Third is challenges, that is lack of courtroom experience and procedural knowledge। अब बस प्रॉब्लम यही है कि उसने अपना पूरा जो इतने साल स्पेंड किए वो किए हैं एकेडमिक्स में, उसे कोर्ट रूम के एक्सपीरियंस का नॉलेज नहीं है, कभी वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहा, आप सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे तो उसके पास वो कोर्ट रूम एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोसीजर क्या फॉलो किए जाते हैं उसका नॉलेज नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये चैलेंज लिखने के लिए ठीक है, बट आई थिंक इतना तो पता होता है, जो उस लाइन में होता है उसको पता है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, तभी तो वो पढ़ा रहा है ना। कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर नेशन, तो कंट्रीज लाइक यूएसए, थाईलैंड, कीनिया, स्पेन, दे अपॉइंट जूरिस्ट एंड प्रोफेसर्स टू देयर जुडिशियल पोजीशन, बट हम लोग अपॉइंट नहीं करते हैं। हमने तो जुडिशरी को घर का बना रखा है बिल्कुल, जज अपने बच्चों को जज बनाए जा रहे हैं। उसमें भी 2 चेंजेस किए गए हैं, मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, सो हम लोग क्या रिकमेंडेशन देंगे यहाँ पे रिफॉर्म करने के? फर्स्ट इज वी नीड टू री इंट्रोड्यूस दिस आर्टिकल 217 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी टू अपॉइंट दी एकेडमिक्स टू दी हाई कोर्ट, जो रिपील कर लिया गया। उसके अलावा हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है उसको भी यूटिलाइज करने की ज़रूरत है टू ब्रिंग दीज जूरिस्ट इनटू द जुडिशरी। एंड थर्ड इज वी नीड टू एक्सपेडिट द कॉलेजियम प्रोसेस टू फिल द वैकेंसीज। एकेडमिशियंस को लाने का बेनिफिट यही होगा, इट विल एनरिच द जुडिशरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज एज वेल एज इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ जस्टिस बाय एड्रेसिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ओके, तो अच्छा आर्टिकल था, इससे आप 3-4 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको जुडिशियल रिफॉर्म की बातें पूछी जाए तो प्लीज़ इंटरव्यू हो या मेंस, ये वाला एंगल ज़रूर लिखना कि हमें इन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिसको हमने बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखा है, इवन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते भी होगे ना, जब आप क्वालिफिकेशन पढ़ते हो कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज की, तो उसमें थर्ड लाइन आती है ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली, तो ये आप भी अपने दिमाग से थोड़ा सा हटा के ही चलते हो कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप भी याद रखने की जहमत नहीं उठाते हो। बट सच ये है कि ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा डाला गया था, बट इसको कभी यूटिलाइज़ किया नहीं गया। यहाँ भी वही यूजीसी रेगुलेशन को लेकर है, कंसर्न आपको पता है। ओके, वैसे भी अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, जब फाइनल आएगा तब और देख लेंगे। सो प्लीज़, न्यूज़पेपर आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने बैठ जाओ। ओके, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरा डिस्कशन क्विकली देख लिया कीजिए, एटलीस्ट यू नो व्हाट टू रीड, व्हाट टू स्किप, बिकॉज सी दिस एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ, ओके, वो कहीं ना कहीं दिखाता है, उसका एक्सपीरियंस का बस यूज़ एक ही होता है, दैट कंटेंट फिल्टर कर सकते हो आप, ठीक है। एज अ फ्रेशर आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी पढ़ने लगोगे जो हाथ में आएगा, बट एटलीस्ट डू वॉच दी डिस्कशन। यहाँ पर इकॉनमी पेज में तो कुछ काम का नहीं है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे इनके, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, जैसे कि अच्छा, इन्होंने कल रात को शपथ लेने के बाद क्या अनाउंस किया है? फर्स्ट इस इन्होंने बहुत ओपनली बोला दैट पाकिस्तान हैज़ बिकम ए हेवन फॉर टेररिस्ट। ओके, तो ये चलो एक इंडियन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें अच्छा लगेगा। सेकंड इस इनका कहना है कि मैं इलीगल माइग्रेशन बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, चाहे इंडिया से हो, मैक्सिको से हो, हॉन्डुरस, जो भी कंट्रीज हो, इलीगल माइग्रेशन नो, बट लीगल माइग्रेशन आई हैव नो इशू विथ लीगल माइग्रेशन, अगर आप तरीके से आ रहे हो। बिकॉज इनका ये कहना है कि अब मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा इंपोर्ट पर, ये इंपोर्ट पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं कि ये कंपनीज़ को कंपेल करेंगे कि आप कहीं और बना के अमेरिका में बेचने से बेटर है कि आप आइए अमेरिका में ही अपनी इंडस्ट्री लगाइए। तो इनका मानना है कि ये जो इंडस्ट्रीज अब अमेरिका वापस आएंगी लौट के, ये जॉब्स क्रिएट करेंगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये जॉब यूएसए के लोकल लोगों को मिले या चाहे ये जॉब लीगली माइग्रेट हुए लोगों को मिले, ठीक है, लेकिन इलीगल माइग्रेशन बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे, राइट। तो एक चीज़ तो श्योर है कि कहीं ना कहीं फिर से एक ट्रेड वॉर देखने को मिलेगी आपको वर्ल्ड के साथ,
और इंडिया के लिए यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे चैलेंजेस भी लेकर आएगा, क्योंकि हम भी बहुत सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम द बेस्ट थिंग इज़ कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में रहता है यूएसए के साथ, यानी कि यूएसए हमसे ले ज़्यादा रहा है जबकि हम उससे कम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरप्लस को भी ट्रम्प की शनि नज़र ज़रूर लगेगी। ओके, बाकी जब जैसे जैसे जो डिसीजन लेगा वो H1B वीज़ा मैं आपको ऑलरेडी प्रॉपर लेक्चर में बता चुका हूँ, पूरा पूरा डिटेल में समझाया है क्या है ये। ठीक है, देखिए ये आप हमेशा ये सोच के मत देखिए वीडियो, ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू में बनाया है। मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग, मैं सिर्फ आपके मेंस या प्रीलिम्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि H1B वीज़ा में एक तो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग ओपिनियन पूछा जा सकता है आपका। मेंस में H1B वीज़ा नहीं आएगा, आई नो दैट। ओके, सो प्लीज़ अगर कोई वीडियो बनाया है तो देख लो, कुछ सोच के ही बनाया होगा। यूएस टू विड्रॉ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट एंड एक्सपैंड ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग क्यों एक्सपैंड करना चाहता है ये, तो पूरी स्टोरी समझिए। फर्स्ट इज, अमेरिका में इसका मानना है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन है, बिल्कुल है, सभी जगह है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन का सबसे मेजर रीज़न क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है, आप कुछ भी ले लीजिए अपनी लाइफ में जिसमें उसका रोल हो, तो वो है ऑयल। ठीक है, कोई भी चीज़ आप तक आएगी तो पेट्रोल डीजल का यूज़ करके ही आएगी। इसका ये मानना है कि ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज एंड रशिया, ठीक है, जबकि यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, लेकिन यूएसए ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज और फलाना ढिमाका के नाम पे इसने अपने यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग कम कर दी। ठीक है, दूसरा, ऑयल ड्रिलिंग इसने कम की, ओपेक ने भी प्रोडक्शन कम कर दिया, रशिया ने भी कर दिया। इनका डेलिब्रेट होता है कि प्राइसेस बढ़ाने हैं। अब इस वजह से प्राइस बढ़ते चले गए ऑयल के। अब ऑयल के प्राइस बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती चली गई और वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग अमेरिका इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन भी कम कर देती हैं कि किसके लिए करें, और प्रोडक्शन कम होता है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है क्योंकि कंपनीज न्यू रिक्रूट नहीं करती हैं, और क्योंकि प्रोडक्शन कम है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है उल्टा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है उल्टा, तो सरकार के पास आने वाला रेवेन्यू भी कम हो जाता है। राइट, इसलिए ट्रम्प का कहना है कि मैं ये ड्रिलिंग अब और तेज़ करूंगा, हम ऑयल का और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वर्ल्ड ओवर वो डिक्रीज़ हों। ऑयल के प्राइसेस अगर डिक्रीज़ होंगे तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ा लेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास आने वाला रेवेन्यू बढ़ने लगेगा। ओके, सो इसका पहला रीज़न है कि मैं ये ऑयल ड्रिलिंग बढ़ाऊंगा, और मैं क्लाइमेट के नाम पे बिल्कुल कम नहीं करूंगा। मैं ये पेरिस क्लाइमेट जैसी बेहुदी चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन वो इससे फिर से अमेरिका को बाहर निकालेंगे, बट ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते 1 साल लग जाएगा। ओके, सो ये 2 मेजर स्टेप्स होने वाले हैं इनके इमीडिएट टर्म में। यूनाइटेड नेशन इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, he will declare a national energy emergency to expand drilling in the world's top oil and gas producer and scrap the oncoming stringent pollution standards for car and trucks। और इनका ये कहना है कि यूएसए ने जो मैंडेटरी कर दिया था कि आपको ईवी ही लेनी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई ज़रूरत नहीं है, जो लेना है लो, ठीक है, डीजल वाली गाड़ी लो, पेट्रोल वाली लो, कोई इशू नहीं है, ये लॉ ये हटाएंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क जिसकी टेस्ला कंपनी है वो तो ईवी बनाती है, तो उसे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ना इस प्रोविज़न से, बट ही डोंट केयर। आपने मुझे इलेक्शन में सपोर्ट किया होगा, ठीक है, आप मेरे जिगरी दोस्त हो, वो भी ठीक है, मैंने आपको एक डिपार्टमेंट का हेड भी बना दिया है, डॉग डिपार्टमेंट का, वो भी ठीक है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आपके बिजनेस को फ़ायदा देने के लिए मैं ये रूल कंटिन्यू रखूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदना होगा। ओके, आफ्टर ऑल ही इज़ नॉट मोदी एंड ही इज़ नॉट अडानी, उसके हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाएगा। उसका सिंपल कहना है कि मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, चाहे पेट्रोल व्हीकल हो या डीजल व्हीकल हो। इट वुड टेक ए ईयर टू लीव द एग्रीमेंट आफ्टर सबमिटिंग ए फॉर्मल नोटिस टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। द इन्फ्लेशन क्राइसिस वॉज कॉज्ड बाय मैसिव ओवर स्पेंडिंग एंड एस्केलेटिंग एनर्जी प्राइसेस। तो सबसे पहला अटैक इनका एनर्जी प्राइसेस पर ही होगा कि इसको रिड्यूस किया जाए। सीज फायर होने के बाद यमन में हाउदी रेबल्स का कहना है दे विल रिस्ट्रिक्ट देयर अटैक टू इजरायली शिप्स ट्रांजिशनिंग रेड सी कॉरिडोर, यानी कि अब इसराइल के ही शिप्स पर अटैक करेंगे और किसी पर अटैक नहीं करेंगे। अभी तक वो इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ के शिप्स पर भी अटैक कर रहे थे, चाहे वो यूएसए का हो या किसी और का हो। म्यांमार मिलिट्री और माइनॉरिटी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं यहाँ पर, इन लोगों ने आपस में पीस साइन किया है, एक सीज़ फायर एग्री किया है चाइना की मदद से। तो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि चाइना मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के अलावा अब अपनी डिप्लोमेटिक पावर बढ़ा रहा है। ओके, और
प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है थ्री ब्रदरहुड अलायंस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक रेबल ग्रुप है म्यांमार की मिलिट्री जनता से जो फाइट कर रहे हैं उनका। ओके, रिमेंबर दिस थ्री ब्रदरहुड अलायंस, सीधा क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पे ये लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं फॉर देयर फूड एंड एनर्जी नीड, तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो फिर यही होगा। अब इसी में आपको याद होगा अपना डिफॉरेस्टेशन लॉ कौन लेके आया था, यूरोपियन यूनियन। और उसने क्या कहा था कि अगर आप अब फॉरेस्ट 2020 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 के बाद फॉरेस्ट कट कर रहे हो और उस पर ऑयल पाम ग्रो करोगे तो मैं अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं करने दूंगा, ठीक है, मैं अपने टेरिटरी में नहीं आने दूंगा। तो ये इंडोनेशिया वही हरकतें कर रहा है, ये फॉरेस्ट काट रहा है, ऑयल पाम कल्टीवेशन जैसी चीज़ों को बढ़ा रहा है। वेल्थ ऑफ बिलियनियर्स सोड इन 2024, तो ये तो है ही कि बिलियनर्स की वेल्थ बढ़ती जा रही है 3 टाइम्स फास्टर इन 2024 दैन ए ईयर बिफोर। लेकिन अब ट्रम्प जैसे के आने के बाद और जिसको इलॉन मस्क जैसे का सपोर्ट हो तो कहीं ना कहीं वो तो और ज़्यादा ही डोंट केयर अबाउट दिस राइजिंग इनइक्वालिटी। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल निकालता है ये ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। इसका कहना है देयर इज़ डेंजरस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू अल्ट्रा वेल्दी पीपल, और ये खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था, लेकिन वो तो चले गए और ट्रम्प जो आया है ही डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Oxfam called a government around the world to tax the richest to reduce the inequality. सेकेंड इज एक्सट्रीम वेल्थ एंड टू डिसमेंटल द न्यू एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए यही हर देश में गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी टू ब्रेक अप द मोनोपलीज, जैसे हमारे यहाँ दो ही कंपनीज़ की मोनोपली है, अडानी ग्रुप एंड अंबानी ग्रुप। कैपिंग सीईओ पे, सीईओ के पे अगर आप देखेंगे ना तो पिछले खासकर 2014 के बाद 2014 से वो 30,000 रुपये कमाने वाला आदमी मुश्किल से 1 लाख तक आया होगा। लेकिन ये जो आपके सीईओ होते हैं इनकी सैलरी 3-3 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ तक चली गई है। तो ये हमेशा से बोला जा रहा है कि इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जो सीईओ वगैरह होते हैं इनकी सैलरी पे कैप होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जा सकती। एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस टू इंश्योर दे पे लिविंग वेजेस टू दी वर्कर, और इन कॉर्पोरेशंस पे भी एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बेरोजगारी इस देश में तो आप 10-10 हज़ार 12 हज़ार में काम कराओगे, ठीक है, एटलीस्ट लिविंग वेज तो दीजिए। 10-12 हज़ार या 20 हज़ार में नहीं चलती आजकल फैमिली, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज़ डू ज्वाइन द प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।